हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन। कैसे हो बच्चों? तो बच्चों आज एक नया चैप्टर के साथ, मॉडर्न फिजिक्स का एक नया चैप्टर्स के साथ हम सभी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बच्चों। आज जो चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का स्टार्ट होने वाला है वो हम सबके लिए नोन है, और वो चैप्टर है बच्चों एटम। तो आज स्टार्ट करेंगे हम एटम। बच्चों ये क्लास 11th में भी बच्चे पढ़ चुके रहते हैं, और क्लास 11th में जिस नाम से पढ़े होते रहे इस चैप्टर को, उसको कहता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आपने 11th में ऑलरेडी इस चैप्टर से इंट्रोड्यूस हो चुका है, आप सभी लोग हो चुके हैं। वो उसमें जो हुए हैं बच्चों वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक एटम्स का स्ट्रक्चर के बारे में आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, राइट। तो कई चीजें सिमिलर है बिल्कुल उसी की तरह। एटम्स भी हम लोग जो फिजिक्स में पढ़ते हैं वो भी कुछ उसी से रिलेटेड है, और कुछ रिलेटेड क्या बिल्कुल वही है, लेकिन उसमें हम सारी चीजें पढ़ते हैं, छोटी छोटी चीज पढ़ते हैं। और इसमें जो हमारे सिलेबस हैं जेई के लिए, बोर्ड के लिए या फिर नीट के लिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इसके सिलेबस के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। जबकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नो डाउट कि क्वेश्चंस से हर एक साल पूछे जाते हैं, और बहुत इजी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आता है। अगर कोई एटम्स को छोड़ रहा है तो वो बेवकूफ है। एटम्स मतलब बहुत टफ भी नहीं होता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आने सर्टेन है। आएंगे ही क्वेश्चन, डेफिनेटली आएंगे ही, इसलिए इसे छोड़ना बेवकूफ़ी है। तो बच्चों हमारे साथ पैरेलली ये एटम्स की क्लास करते रहेंगे आप, ठीक है। तो मैं बता दूं कि जो हमारे सिलेबस में है वो जेई के सिलेबस में है रदरफोर्ड का एटम स्कैटरिंग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। और सबसे मेनली है इसमें हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम, बोर्स एटॉमिक, हाइड्रोजन एटम के लिए बोर्स एटॉमिक थ्योरी, ये बोर्स एटॉमिक थ्योरी, यही है एटम्स के लिए जान। यही हमारे सिलेबस में है, बोर्ड के सिलेबस में भी यही है, ठीक है। और रदरफोर्ड ये जेई का सिलेबस या नीट का सिलेबस ये है हमारा। तो बच्चों ये है तो बहुत शॉर्ट लेक्चर, 2-3 लेक्चर में इस पूरा एटम्स खत्म हो जाता है। बट बच्चों हम थोड़ा सा जेई के लिए पढ़ा रहे हैं आप सभी को। ये चैप्टर्स जेई के साथ साथ हम लोग चलेंगे, और थोड़ा सा हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे, क्योंकि 11th में भी कई बच्चों का कहना था कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर हमको उतना अच्छे से नहीं आया है, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे बच्चों। छोटी छोटी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल्स में नहीं जाएंगे जैसे कि 11th में पढ़ा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ों को टच करते हुए हम निकले, ठीक है। तो ये सिलेबस आप नोट कर लें, ये है हमारा सिलेबस, और इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम एकदम बेसिक चीज़ों से, तो इसे कॉपी करो जल्दी से बच्चों, ठीक है। इसे मिटाते हैं, और अब हमारा हेडिंग है एटम्स। तो एटम मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले इसका मीनिंग जाने बच्चों। ये एटोमोस से आया है, पहले एटोमोस नाम था इसका, अब आ गया एटम, एटॉम। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, ए और टोम। ए मतलब होता है, ए का अर्थ होता है, ए का मीनिंग होता है नॉट, ए का मीनिंग होता है नॉट, और टोम मतलब होता है बच्चों डिविजिबल। जो अब दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ो, ए मतलब नॉट, टॉम मतलब डिविजिबल। जो नॉट डिविजिबल,
जिसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता है, वो है एटम। एटम की डिस्कवरी का एक हिस्ट्री रहा है। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा कि लाइट का भी हिस्ट्री हुआ है ना, लाइट कैसे आया, फिर लाइट के पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई। फाइनली लोग नहीं बता पाए एटम ये पार्टिकल है या लाइट है। या फिर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा क्लास 11th में, वहाँ पे पीरियोडिक टेबल का भी एक हिस्ट्री रहा है। कई सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना कुछ दिया, कुछ अपना योगदान दिया, सबने अपना अपना योगदान दिया। तो सबने कुछ ना कुछ रेक्टिफिकेशन करता रहा, कुछ ना कुछ अपना एफर्ट लगाता रहा और पीरियोडिक टेबल को बेहतर बनाता रहा। ठीक उसी तरह इस एटॉम का कॉन्सेप्ट आने से पहले भी इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है। सारे साइंटिस्ट कुछ ना कुछ अपने आप अपना पार्टिसिपेशन दिए हैं इसको जानने के लिए, ठीक है, जिसमें से कुछ फेमस नाम है। तो फिलहाल तो एटम्स को हम जान गए, नॉट डिविजिबल। ये जो कॉन्सेप्ट दिया था ये बहुत पुराने साइंटिस्ट थे, बहुत उसने दिया था और इसी चीज को रेक्टिफाई किया था। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे बच्चों, इसके नीचे लिखना, वो साइंटिस्ट थे डाल्टन। सबसे पहले साइंटिस्ट थे डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दिया था। नाम कहलाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरीज। हमारे पास ये हमारा सिलेबस नहीं है फिजिक्स में पढ़ने के लिए कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या था, हम आपको पूरी बात पढ़ाएं। बस हम इतना बता दें कि डाल्टन्स ने भी एटॉमिक थ्योरी दिया और उन्हीं का कहना था कि अपने पोस्टुलेट्स में, इसके कई पोस्टुलेट्स हैं जिसमें डाल्टन्स का कहना था एक पोस्टुलेट्स में कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। क्या बच्चों, उनका कहना था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ठीक है, तो हम सोच नहीं पा रहे पोस्टुलेट्स पढ़ा दें या छोड़ दें, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है और होप कि आप सभी ने पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो उनका कहना था कोई भी मैटर जो बनता है, कंपोज जो होता है, उसका सबसे जो फंडामेंटल पार्टिकल है, सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो है एटम। और एटम जो है वो दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो फर्दर उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ये सेकेंड पॉस्टुलेट्स कहना था डाल्टन साहब का, और यही पॉस्टुलेट्स उनका ड्रॉबैक भी है। क्यों? क्योंकि फाइनली रदरफोर्ड साहब आए और रदरफोर्ड साहब के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हो गया कि एटम फर्दर डिवाइड हो सकता है। एटम से भी छोटा चीज होता है क्या? फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या न्यूक्लियस। एटम्स के भी अंदर होता है न्यूक्लियस, मतलब एटम से भी छोटा पार्टिकल है। ठीक है, तो ये डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी था, डाल्टन साहब ने दिए। और ये एटॉमिक थ्योरी क्या हो गया, उनका ड्रॉबैक भी रहा, कई ड्रॉबैक रहा है बच्चों। तो कई सारे पॉस्टुलेट से ड्रॉबैक थे। इनके बाद जो आए साइंटिस्ट, उनका साइंटिस्ट का नाम था बच्चों मिलिकन्स आए। उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को भी हम जान ले। एक विलियम क्रूक्स थे साइंटिस्ट। तो एटम्स को ये आपने जान लिया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये थोड़ा नामी था इसलिए डाल्टन्स का हम डिवीजन एटम्स को जान लिया। अब विलियम क्रूक्स थे, विलियम क्रूक्स साहब ने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताया। साइंटिस्ट आए विलियम क्रूक्स, ये थोड़ा थोड़ा हम ना इतिहास बता रहे हैं, हिस्ट्री बता रहे हैं। विलियम क्रूक्स साहब ने एक ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें गैस रखा। ठीक है, गैस अलग अलग डिफरेंट गैस रखा, और वो एक्सपेरिमेंट जो था आपने पढ़ा होगा, एक सील ट्यूब होता है उस पर बनाया गया था, राइट।
ओके बच्चों, विलियम क्रुक्स साहब जो थे उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग गैस लेकर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाया। तो वहां पे दो, एक एनोड और एक कैथोड थे। तो उन्होंने उसमें पाया कि जब कुछ रेस निकलता है जो कि एनोड से निकलकर कैथोड की ओर जाता है, तो उसको लगा कि कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाता है, तो उन्होंने उसका नाम दिया कैथोड रे। जो बाद में जो रे होता है, जो पार्टिकल, वो जो बोला कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंस्टिट्यूट होता है, ये रखता है। तो वो इलेक्ट्रॉन आया, जे थॉमसन साहब ने बाद में उसे कहा ये इलेक्ट्रॉन है, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन का मास दिया था। तो वो दिया था बच्चों कितना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो विलियम क्रुक्स और जे थॉमसन, इन दोनों ने मिलकर क्या दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एक मिलिकन नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है बच्चों, मिलिकन, थोड़ा हिस्ट्री बता रहे हैं। मिलिकन नाम के साइंटिस्ट आए। मिलिकन साहब ने बच्चों अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया और फिर इन्होंने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया इन्होंने, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया। और वो कितना, नेगेटिवली चार्ज पहले ही जे थॉमसन साहब ने कह दिया था, और इन्होंने बताया कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज इन्होंने ऑब्जर्व किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्या ऑब्जर्व किया, he also observed that mass of electron depends on velocity, इन्होंने ये इंपॉर्टेंट बात जो है, इसलिए हम नोट कर रहे हैं बच्चों कि जे मिलिकन साहब ने उस एक्सपेरिमेंट में अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में एक और चीज जो एनालाइज किया, ऑब्जर्व किया, वो था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पर, बच्चों वेलोसिटी पर। और बाकायदा उसका फॉर्मूला दिया उन्होंने, जो कि आइंस्टाइन साहब ने पहले ही दे चुका था, वो था m' इक्वल टू m0 बाय 1 माइनस v²/c²। ये दिया कि जब चार्ज बहुत हाई स्पीड से चलती है तो मास इंक्रीज करता है। ये बच्चों, ये दिया फॉर्मूला कि उन्होंने कहा कि चार्ज जो है, मास जो है इलेक्ट्रॉन का, वो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है इस फॉर्मूला के रिलेशन से। आप इस फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं। अब यहां पे कुछ चीजें हैं, जैसे कि m0 क्या है, m0 है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास क्या होता है बच्चों, सबको मालूम है 9.1। विलियम क्रुक्स साहब ने पहले ही दे दिया था, -31 kg, ठीक है। अगर ग्राम में लें तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ओके, v क्या है, v है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। चलो नोट करते चलो बच्चों, नोट करते चलो, ठीक है। और m' क्या है, m' है इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव मास जो वेलोसिटी के कारण होता है, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
तो बच्चों इसे जल्दी से कॉपी करो, सारे बच्चे कॉपी करते चलो, ठीक है। ये बेसिक चीजें हम बता रहे हैं। तो इसके बाद ये सारी चीज आने के बाद, ठीक है बच्चों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं हम और उसके बाद हम कुछ कंक्लूजन निकालेंगे ये मिलिकन साहब के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का। तो एटम का मीनिंग समझ गए, इसका बहुत सारा हिस्ट्री रहा है जिसमें से डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, वेल वर्स्ड रहा है। उसके बाद फिर मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, फिर विलियम क्रूक्स का चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब में उसने एक्सपेरिमेंट किया। तो उसके बाद बच्चों यहां पे एक क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चंस मान लो है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, if an electron is moving with 1/3 speed of light, electron is moving with 1/3 velocity of light, then calculate speed of light, then calculate क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, then calculate mass of electron। चलो जल्दी से कॉपी करो बच्चों, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, जल्दी से पॉज कर लो और जल्दी से कोशिश करो। तो बच्चों हो पा रहा है क्या? ओके, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला होता है m डैश इक्वल टू m0 बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो m डैश का फॉर्म हो जाएगा m0 को m0 ही मानते हैं या 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, ठीक है। तो लिख लेते हैं 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg, ओके। 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी को क्या दिया है 1/3, ठीक है। c/3 तो c/3 3c का, ठीक है, ओके। इसका क्या बच्चों स्क्वायर, तो ये c कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 9.1 इंटू 10 पावर -31 और ये आ गया 1/9, 9 में 1/9 अंदर चला गया 1/9, ठीक है। ये हो जाएगा और इसका सॉल्यूशंस क्या आ गया, इसका सॉल्यूशंस आ जाएगा 3, रूट बाहर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू 9.1, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 ऊपर चला गया, 3 इंटू 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg, ठीक है। ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जरा देखो तो मास क्या बढ़ गया, क्या 3 टाइम्स हो गया, मास ऑफ पहले जितना था उसका 3 टाइम्स हो गया, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो मास भी इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज करता है। तो यही पॉइंट्स तो अभी नोट किए थे, पॉइंट्स हम लोग थोड़ी देर पहले नोट किए थे ना, कि इट इज ऑब्जर्व दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विद द इंक्रीजमेंट ऑफ वेलोसिटी, ओके, ठीक है बच्चों। तो हम देख क्या पा रहे हैं, मिलिकन साहब ने क्लियरली बता दिया कि जब वेलोसिटी बढ़ाया जाए, मतलब लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में, तो मास भी इंक्रीज करता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। किस रिलेशन से, तो इस रिलेशन से, राइट, ओके। अभी बेसिक चीज हम पढ़ा रहे हैं, अपने सिलेबस पे नहीं आए बच्चों, फिजिक्स के बेसिक चीज आज चलेगा, एकदम इंट्रोडक्शन सब चीज का। अगर ये वेलोसिटी c के इक्वल हो जाए, इफ तो पॉइंट्स बनाकर हम लोग इस पॉइंट्स को लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ऑन इंक्रीजिंग, जो देख पा रहे हैं हम लोग यहां अभी क्वेश्चन से देखें, ऑन इंक्रीजिंग वेलोसिटी
velocity mass of electron also increases. also मास को, वेलोसिटी को इंक्रीज करने पर मास भी इंक्रीज करता है, ठीक है। ओके, इफ इसको हम दूसरा पॉइंट बनाकर लिख सकते हैं। इफ यहां पे लिखो v इक्वल टू सी। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। अगर पार्टिकल का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, या फिर यहां इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर लाइट के स्पीड के बराबर हो जाए, देख लो यहां पे, इफ v इक्वल टू सी, देन, तो क्या हो रहा है बच्चों? देन m डैश बिकम्स इनफाइनाइट। यहां पे वैल्यू रखो, m डैश इक्वल टू हो जाएगा m नॉट बाय 1 माइनस c बाय सी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? c स्क्वायर बाय सी स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन 1 माइनस 1 0, ये हो जाएगा इन्फिनिटी। मास क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। मास इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि मत पूछो क्या हो सकता है। इतना ज्यादा बढ़कर इनफाइनाइट हो जाएगा। एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन का मास इतना अधिक हो जाएगा कि बता नहीं सकते क्या होगा। सो इफ v इक्वल टू सी, देन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब m डैश बिकम्स इनफाइनाइट, ठीक है। एंड दिस इज practically not possible, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया में हर एक चीज का जो स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, वो हमेशा किससे? स्पीड ऑफ लाइट से कम ही होता है, किसी भी चीज का स्पीड, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन or any particle should less than velocity of light। तो ये कॉपी कर लो। सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनी पार्टिकल मस्ट बी लेस देन, मस्ट बी लेस देन, ठीक है। ये कॉपी कर लो बच्चों, होप कि दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों ये हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ चीजें जाने, ठीक है। एक टर्म आपको आएगा, हम फिजिक्स में भी कई जगह क्वेश्चंस इसका पाए हैं। जो टर्म अभी हम बताने वाले हैं बच्चों, वो टर्म कोई और नहीं, स्पेसिफिक चार्ज है। एक वर्ड होता है स्पेसिफिक चार्ज, वो बहुत परेशान करेगा बच्चों, और उस पर क्वेश्चंस भी कई स्टेट वाले पूछ लेते हैं। इसलिए हम स्पेसिफिक चार्ज के बारे में तुम्हें थोड़ी जानकारी देते हैं बच्चों। ये क्या होता है स्पेसिफिक चार्ज? तो स्पेसिफिक चार्ज यहां पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इसलिए स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज के बारे में हम थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हेडिंग लो बच्चों, स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से बस इतना ही रखना है कि स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इसको डिवाइड कर दो बच्चों, अगर कोई डिवाइड कर पा रहा है तो कर दो बच्चों। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, ये ऑलमोस्ट 1.7 इंटू 10⁻19 ऊपर गया, -11 कूलम पर केजी। अगर ग्राम में पूछा जाए तो 1.7 इंटू 10⁻8 कूलम पर ग्राम। ये होगा स्पेसिफिक चार्ज, ये हो जाएगा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कूलम पर केजी और कूलम पर ग्राम। ठीक है, ये स्पेसिफिक चार्ज है। स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला ये रखना है याद, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूला स्पेसिफिक चार्ज का होता है। ध्यान रखें, क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, इसलिए हम बताएं इस बच्चों, तुम सारे बच्चों को। ठीक है, तो जल्दी से इसे कॉपी करो। एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखने वाले हम लोग यहां। ठीक है, देखो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। on increasing velocity of electron, specific charge on increasing velocity of electron, specific charge of electron, वेलोसिटी बढ़ाएंगे मास घटेगा, स्पेसिफिक बढ़ेगा। ये वेलोसिटी बढ़ाएंगे मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज घटेगा। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ये पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वेलोसिटी को इंक्रीज करने पर स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो जब वेलोसिटी बढ़ाएंगे, वेलोसिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज करेगा, बिकॉज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। मास बढ़ेगा, और मास बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज तो घटना ही है। वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो मास बढ़ेगा। अभी हम लोग फॉर्मूला देखे कि वेलोसिटी को बढ़ाने पर मास बढ़ा, और मास जब बढ़ेगा तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इस पॉइंट को जल्दी से नोट करो बच्चों। कर लिया, हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, उस पर ध्यान देना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन does not depends on स्पेसिफिक चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का, does not depends on, किस बात पर डिपेंड नहीं करता है, तो on nature of
गैस, नेचर ऑफ गैस, ठीक है। यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में जो हम गैस लेंस यूज करते हैं उस गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बच्चों। यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब फॉर द जनरेशन ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे के जनरेशन में जो हम गैस यूज करते हैं उस गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है क्या, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इसे नोट जरूर करना, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इसे जरूर करना नोट, याद रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है ये पॉइंट्स, ठीक है। ये हर कोई बच्चे जल्दी से जरूर नोट करना। ये था इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब स्पेसिफिक चार्ज हम प्रोटॉन के बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। तो ये मिटा लिया बच्चों, जल्दी से इसे मिटा लो, ठीक है। हो गया, मिटाओ। तो थोड़ा प्रोटॉन के बारे में जान लो। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन साहब ने किए थे, और गोल्डस्टीन साहब ने क्या किया था, गोल्डस्टीन साहब ने प्रोटॉन का डिस्कवरी किया था, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। उन्होंने जब डिस्चार्ज ट्यूब में लिया था, वो कैथोड में एक पिन होल टाइप का था, पिन होल लिया था, उससे क्या निकला था, एक रे निकला था जो एनोड से कैथोड की ओर जा रहा था। और बाद में उन्होंने, चूंकि वो उस पिन होल से निकला था इसलिए उनका नाम दिया था, उन्होंने दिया था क्या, केनाल रे, जो बाद में प्रोटॉन के नाम से जाना गया। और प्रोटॉन के बारे में, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इसके बारे में कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्रोटॉन का एक्सपेरिमेंट जो है वो गोल्डस्टीन साहब ने किया था, गोल्डस्टीन साहब ने किया था, STIN होता है, गोल्डस्टीन साहब ने किया था, ठीक है। ये केनाल रे कहा गया है, इसे केनाल रे कहते हैं इसे, क्योंकि पिन होल के कारण इसे केनाल रे कहा जाता है, बाद में इसे प्रोटॉन कहा गया है, ठीक है। ये भी डिस्चार्ज ट्यूब में ही हाई वोल्टेज और वेरी लो प्रेशर पर ये डिस्चार्ज ट्यूब में एक्सपेरिमेंट किया गया था, ओके। तो इसे बाद में प्रोटॉन नाम दिया गया, और बोला कि दीज रे कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल है, और जिसका चार्ज होता है बिल्कुल ऑपोजिट, लेकिन प्लस में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है, ठीक है बच्चों। ये 1 प्रोटॉन का ये चार्ज वार्ज है, इसे देख लो, चेक कर लो, ठीक है, ओके। मास भी इसका मालूम है क्या, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। ये मतलब इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है प्रोटॉन का मास, ठीक है बच्चों। चाहो तो इसका चार्ज तो निकाल सकते हो, स्पेसिफिक चार्ज क्या हो जाएगा इसका, स्पेसिफिक चार्ज इसका हो जाएगा क्या, चार्ज अपॉन मास, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसे करके दिखा लो, देख लो बच्चों, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बाय मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये निकाल लो कितना होगा, जो भी ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देता है, छोटा छोटा क्वेश्चंस, ठीक है।
लेकिन हमें ये नहीं पढ़ने के लिए किए थे, पढ़ना कुछ और है हमें। यहां पे जो पढ़ना है हमें वो ये पढ़ना है कि ड्यूरिंग, देखो पॉइंट बच्चों, ये चार्ज निकाल लिया। ड्यूरिंग experiment of Goldstein observed that, गजब का ऑब्जर्वेशन आया था बच्चों, observed that specific charge किसका, of proton depends on, देख लो डिपेंड्स करता है, प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है वो डिपेंड्स ऑन किस पर, नेचर ऑफ द गैस, गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज डिपेंड नहीं करता था। और प्रोटॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो गैस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है, ये पॉइंट याद रखना है। used in discharge tube के में जो गैस यूज हो रहा है उस गैस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है बच्चों। एंड इट इज मैक्सिमम, और ये जो मैक्सिमम होता है क्या, स्पेसिफिक हीट नहीं, स्पेसिफिक चार्ज, ये मैक्सिमम किसके लिए होता है, एंड इट इज मैक्सिमम फॉर द H2 गैस। याद रखना है ये चीज भी, ये भी याद रखना है कि स्पेसिफिक चार्ज होता है वो मैक्सिमम किस गैस का के लिए होता है, तो NH2 गैस, H2 गैस, O2 गैस, C2 गैस, CO2 गैस, किसमें, H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस, H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस के लिए स्पेसिफिक चार्ज जो होता है प्रोटॉन का वो सबसे हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा होता है। ये पॉइंट याद रखना है, इसलिए हम ये आज का इंट्रोडक्शन पढ़ाए। हालांकि मेरे सिलेबस का नहीं है, फिजिक्स के लिए ये सब चीज नहीं पढ़ना है, बट हम पढ़ाए बच्चों क्योंकि कई क्वेश्चंस बनते हैं और क्वेश्चंस बने ये हमारा सिलेबस है। ये सिलेबस नहीं है कि हमारे इस चैप्टर में है कि नहीं। तो बच्चों जल्दी से नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि जरूरी था याद रखना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर हम कितना टाइम हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसे नोट कर लिया बच्चों। नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट जो स्टार्ट करेंगे हेडिंग डाल देते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो कल के लिए तैयार रहो बच्चों। नेक्स्ट डे में हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और उसके कुछ कंक्लूजन पढ़ लेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल जो हमारे सिलेबस में, ठीक है। सारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे, तब तक के लिए बाय।